हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है सेल इंजरी। सेल इंजरी में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, ईटियोलॉजी और उसके पैथोजेनेसिस के बारे में। तो सेल इंजरी होता है सेल को किसी भी तरह की परेशानी जो कि किसी भी पॉजिटिव एजेंट की वजह से हो सकती है, जो उसके अंदर उसकी स्ट्रक्चर में या फिर उसके काम करने में उसमें बदलाव लाएगा, तो बोलेंगे हम सेल इंजरी। तो इट इज डिफाइंड एज इफेक्ट ऑफ वेरियस स्ट्रेसेस ड्यू टू ईटियोलॉजिकल एजेंट्स, यानी कि पॉजिटिव एजेंट्स a cell encounters results in structural and functional changes। ठीक है, इस सेल इंजरी की सिंपल डेफिनेशन। अब सेल इंजरी कैसा होता है प्रोसेस? फर्स्ट ऑफ ऑल एक नॉर्मल सेल है, नॉर्मल सेल में स्ट्रेस आएगा। अब स्ट्रेस कैन बी फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल। स्ट्रेस वेरियस ईटियोलॉजिकल एजेंट्स करेंगे जो कि अपने फिजियोलॉजिकल भी होते हैं, पैथोलॉजिकल भी होते हैं। फिजियोलॉजिकल यानी कि जो हमारी बॉडी में जो स्ट्रेसफुल कंडीशंस आती है, जैसे कि प्रेगनेंसी, मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड ओल्ड एज। पैथोलॉजिकल स्ट्रेस में हमारा आ जाएगा इन्फेक्शन एंड डिजीजेज। तो ये हमारे वेरियस स्ट्रेस की वजह से हमारा सेल में ऐसे सेल इंजरी होगी, जो कि अगर हमारा सेल अडेप्ट कर पा रहा है इन स्ट्रेस के अंदर, इन कंडीशंस के अंदर अगर हमारा सेल अडेप्ट कर पा रहा है, तो वो हमारा सेल उसमें रह पाएगा और हमारे इन प्रोसेस हाइपरप्लेजिया, हाइपरट्रोफी, मेटाप्लेजिया, डिस्प्लेजिया, एट्रोफी, अपने वे प्रोसेस है जिनकी वजह से हमारा सेल अडेप्ट कर सकता है स्ट्रेस के अंदर। तो अगर हमारा सेल अडेप्ट कर पा रहा है, ठीक है। अगर नहीं कर पा रहा तो उसमें हो जाएगी सेल इंजरी, रिवर्सिबल सेल इंजरी। तो रिवर्सिबल सेल इंजरी में रिवर्सिबल क्यों आ रहा है? क्योंकि अपना सेल अगर यहाँ तक है तो अपना सेल ठीक हो सकता है। बाय द प्रोसेस ऑफ रिपेयर एंड रीजनरेशन सेल कैन कन्वर्ट बैक टू नॉर्मल सेल। यहाँ तक अगर इंजरी है तो सेल हमारा नॉर्मल सेल में कन्वर्ट हो सकता है। और कुछ स्टिमुलस या फिर कुछ स्ट्रेस अपने इतने खतरनाक होते हैं जिसमें नॉर्मल सेल अपना डायरेक्टली उसमें रिवर्सिबल सेल इंजरी हो जाती है। सेल वहाँ पर अडेप्ट कर ही नहीं पाता, वहाँ पर डायरेक्टली रिवर्सिबल सेल इंजरी होती है। और अगर रिवर्सिबल सेल इंजरी में स्ट्रेस अगर स्टिल परसिस्ट कर रहा है, स्ट्रेस अगर स्टिल है, तो हमारा फिर हो जाता है सेल में इरिवर्सिबल सेल इंजरी। और इरिवर्सिबल सेल इंजरी के बाद होता है सेल डेथ, जो कि दो प्रोसेस की वजह से होता है, एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस। इनको हम डीप में आगे पढ़ेंगे। अब ये हो गया हमारा सेल का प्रोसेस, सेल में कैसे होता है सेल इंजरी। अब उसके बाद क्या क्या कारण है, क्या क्या अपने पॉजिटिव एजेंट्स है, ईटियोलॉजी यानी कि कॉजेज। तो मैंने क्या क्या कॉजेज है जिस वजह से हमारी ईटियोलॉजी होती है, उसके लिए याद करेंगे हम एक वर्ड, स्पेसिंग। स्पेसिंग एस से बोलेंगे हम से हाई, एच यानी कि हाइपोक्सिया, आई यानी कि इम्यूनोलॉजिकल, पी से फिजिकल एजेंट्स जो कि सेल इंजरी करेंगे, ए से एजिंग, सी से केमिकल एजेंट्स, इससे इन्फेक्शन, एन से न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, जी से जेनेटिक्स। तो ये सब हमारे कॉजेज है जो कि सेल इंजरी कॉज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे पैथोजेनेसिस की सेल इंजरी कैसे होती है। तो ये पैथोजेनेसिस हमारा हर्षमोल में नहीं गिवन डायरेक्टली, ये हमारा रॉबिन्स का है। पर अगर हम ये पैथोजेनेसिस कर लेंगे तो हमारा हर्षमोल का रिवर्सिबल सेल इंजरी का पैथोजेनेसिस और इरिवर्सिबल सेल इंजरी का पैथोजेनेसिस ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो हमारे पैथोजेनेसिस 5 तरीके से होता है अपना, एटीपी डिप्लेशन, माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज, लॉस ऑफ कैल्शियम होमोस्टैसिस और डिफेक्ट इन मेम्ब्रेन परमेबिलिटी एंड फ्री रेडिकल इंजरी। तो हम ये देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू हाइपोक्सिया। क्यों? ये हाइपोक्सिया हमारा मोस्ट कॉमन ईटियोलॉजी है सेल इंजरी का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा एटीपी डिप्लेशन। अब हमारी बॉडी में अगर एटीपी नहीं बन रहा तो फर्स्ट ऑफ हमारे बॉडी में सोडियम पोटेशियम पंप है, वो ठीक से काम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में सोडियम पोटेशियम पंप होते हैं, हमें पता ही है, उनको एटीपी चाहिए होती है काम करने के लिए। तो अगर एटीपी नहीं मिलेगी तो ये ढंग से काम नहीं करेंगे बॉडी में। तो एटीपी डिप्लेशन होगा तो अपने बॉडी में सबसे पहले ये दिक्कत आएगी। उसके बाद आरईआर होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच होता है। तो इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड होता है, इट रिक्वायर्स एटीपी। अगर हमारी बॉडी में एटीपी नहीं है तो ये बॉन्ड नहीं बनेगा, और अगर ये बॉन्ड नहीं बनेगा तो बॉडी में हमारा जो प्रोटीन सिंथेसिस है, इट विल बी रिड्यूस्ड, प्रोटीन सिंथेसिस रिड्यूस। तो अब हमें पता है हमारे को ऑक्सीजन नहीं है हमारे पास, तो माइटोकॉन्ड्रिया अपना रेस्पिरेशन नहीं कर रहा। बट हमारे पास एक और तरह का रेस्पिरेशन होता है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अगर बॉडी में ऑक्सीजन नहीं है तो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। इसके अंदर सेल हमारा एटीपी बनाता है, कम बनाता है, पर इसीलिए हम यहाँ पे एटीपी डिप्लेशन बोल रहे हैं, एटीपी एब्सेंस नहीं बोल रहे। बट एनारोबिक रेस्पिरेशन में एक चीज़ बनती है, लैक्टिक एसिड।
लैक्टिक है एसिड है, तो अपना इसका क्या है पीएच कम होता है, तो इसका पीएच कम होता है तो अपना ये क्या कॉज करेगा न्यूक्लियर क्लम्पिंग। न्यूक्लियर क्लम्पिंग में क्या होगा, ये हमारे सेल का न्यूक्लियस है, क्लम्प होकर छोटा सा हो जाएगा, तो क्या अपना एटीपी डिप्लीशन। इसको माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज। माइटोकॉन्ड्रिया हमारा नॉर्मल फंक्शन है, माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन की मदद से एटीपी बनाता है, ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया का नॉर्मल फंक्शन है। हमारी बॉडी में माइटोकॉन्ड्रिया की नॉर्मल साइकिल नहीं चलेगी तो ये प्रोसेस एब्सेंट होगा। उसके बाद ये प्रोसेस नहीं चलेगा, उसके अलावा पर हमारी बॉडी में एबनॉर्मल साइकिल चलेगी। एबनॉर्मल साइकिल के अंदर क्या होगा, हमारी बॉडी आरओएस बनाएगी। आरओएस क्या होता है, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज, जो क्या करेगा फ्री रेडिकल है। फ्री रेडिकल क्या करेगा, बॉडी में इंजरी करेगा। हमारे को आरओएस का एग्जांपल क्या है, H2O2 OH माइनस और अपना O2 माइनस। अपना ये हो गया, अपना एबनॉर्मल साइकिल चलेगी तो उसमें ये प्रोडक्ट बनेंगे। उसके बाद हमारा माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज होगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो वॉल है इसमें प्रेजेंट है एंजाइम साइटोक्रोम सी, हम सबको पता है। अगर माइटोकॉन्ड्रिया की वॉल में डैमेज हुआ किसी तरह का और एंजाइम बाहर आ गया तो ये क्या करेगा, सेल डेथ करेगा बाय द प्रोसेस ऑफ अपोप्टोसिस। हमने ऊपर पढ़ा था अपोप्टोसिस एक प्रोसेस है जिस वजह से सेल डेथ होती है, तो साइटोक्रोम सी का रिलीज ये सेल डेथ को इंड्यूस करेगा। कौन से प्रोसेस के थ्रू, अपोप्टोसिस के थ्रू, ठीक है। ये माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज। उसके बाद लॉस ऑफ कैल्शियम होमियोस्टेसिस। अब हमें पता है नॉर्मल कैल्शियम होमियोस्टेसिस क्या होता है हमारी बॉडी में, एक्स्ट्रा सेल्यूलर कैल्शियम हमारी बॉडी में ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू सेल के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लॉस, तो हमारा एक्स्ट्रा सेल्यूलर कैल्शियम है वो सेल के अंदर जाएगा, वो सेल के अंदर जाएगा, ठीक है। तो सेल के अंदर कैल्शियम बढ़ जाएगा। और हमें पता है कैल्शियम लगभग जगह एज अ कोफैक्टर की तरह एक्ट करता है। किसकी तरह, कोफैक्टर की तरह। तो कौन कौन से एंजाइम को एक्टिवेट करेगा, लाइपेज, प्रोटीएज, न्यूक्लियस एंड एटीपेज, जो क्या करेगा सेल को मार देंगे, सेल को इंजर करेंगे, सेल की डेथ को प्रमोट करेंगे, ठीक है, सेल इंजरी करेंगे। तो ये सारे अपने एंजाइम्स अपने कैल्शियम एक्टिवेट करेगा। इसके बाद आ जाएगा डिफेक्शन मेम्ब्रेन परमेबिलिटी। हमारे सेल में कौन कौन सी मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन, लाइसोसोमल मेम्ब्रेन। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कोई दिक्कत हुई तो अगर कोई दिक्कत हुई तो सेल का सारा कंटेंट बाहर लीक आउट कर जाएगा, इस वजह से सेल की डेथ हो जाएगी। अगर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में कोई दिक्कत हुई तो हम पढ़ाए ऊपर हमने साइटोक्रोम सी का रिलीज हो जाएगा, जो क्या करेगा सेल डेथ कॉज करेगा बाय द प्रोसेस ऑफ अपोप्टोसिस। और अगर लाइसोसोमल मेम्ब्रेन में डैमेज हुआ तो लाइसोसोमल एंजाइम्स बाहर आ जाएंगे जो कि सेल को डाइजेस्ट कर देंगे, सेल की डेथ कर देंगे, सेल को इंजर करेंगे। इसके बाद होगा हमारा फ्री रेडिकल इंजरी। फ्री रेडिकल इंजरी में क्या होगा, हमारी बॉडी में दो तरह के फ्री रेडिकल्स बनते हैं। एक अपना आरओएस जो कि हम पढ़े थे ऊपर, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज। एक अपने दूसरे होते हैं जिसमें आ जाएगा क्लोराइड, ब्रोमाइड और अपने नाइट्रोजन के वेरियस एग्जाम्पल NO। अब रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज में क्या पढ़ा था हमने, पेरोक्साइड, हाइड्रोक्साइड आयन एंड अपना सुपर ऑक्साइड। ये अपने आरओएस होते हैं, ये अपने सेल, ये फ्री रेडिकल्स होते हैं जो कि हमारे सेल में इंजरी करते हैं। तो हमने क्या कौन सा पैथोजेनेसिस है हमारे, एटीपी डिप्लीशन। एटीपी डिप्लीशन में सोडियम पोटेशियम पंप में अगर काम नहीं करेंगे, अगर एटीपी नहीं होगा, अगर एटीपी नहीं होगा तो अपना राइबोसोम पे अटैच नहीं होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, तो अपना प्रोटीन सिंथेसिस कम हो जाएगा और अपना एनारोबिक रेस्पिरेशन में लैक्टिक एसिड बनेगा जो कि न्यूक्लियर क्लम्पिंग कॉज कर देगा। माइटोकॉन्ड्रियल लेवल में नॉर्मल साइकिल नहीं चलेगी तो ओटी गया, ऑक्सीजन से एटीपी नहीं बनेगा। एबनॉर्मल साइकिल में अपना आरओएस बनेगा जो कि सेल में अटैक करेगा, उसको सेल को इंजर करेगा। साइटोक्रोम सी रिलीज होगा तो वो अपना सेल डेथ करवाएगा। और अपना लो कैल्शियम होमियोस्टेसिस नहीं होगा अगर, तो अपना सेल अपना वेरियस एंजाइम को एक्टिवेट कर देगा जो कि सेल की डेथ करेंगे। और अपना मेम्ब्रेन में अगर दिक्कत होगी परमेबिलिटी में, जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, लाइसोसोमल मेम्ब्रेन, तो इनमें सेल डेथ हो जाएगी। यहाँ पे कंटेंट लीक कर जाएगा, यहाँ पे साइटोक्रोम सी एंजाइम रिलीज हो जाएगा, यहाँ पे लाइसोसोमल एंजाइम्स अपना तीनों सब ने अपने सेल की डेथ कर देंगे। यहाँ पे अपने फ्री रेडिकल्स कौन कौन से पड़े, आरओएस और अपना क्लोराइड, ब्रोमाइड और नाइट्रोजन स्पीशीज। ये करेगी सेल डेथ करेगी। ये अपने पैथोजेनेसिस है सेल इंजरी का। यहाँ हमारा डेफिनेशन हो गई सेल इंजरी की, एटियोलॉजी हो गई एंड पैथोजेनेसिस हो गया। थैंक यू।